सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। आज हमारा पार्ट है एमसीक्यू का सीरीज़ का 15 पार्ट। 14 पार्ट चैनल पे ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। कॉमर्स एमसीक्यू करके प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी और आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 14 पार्ट को हमने काफ़ी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है, उसको आप जाकर देखें। उसके बाद ये 15 पार्ट आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको सारी अपडेट मिल जाए जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें सीधा सीधा कुछ नहीं दिया होता, लेकिन निकालना हमें बहुत कुछ होता है। करंट रेशियो दे रखा है 3.75, एसिड टेस्ट रेशियो दिया है 1.25, स्टॉक दिया है 3,75,000। कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल। अब सबसे पहले इन सब की मीनिंग को जानना जरूरी, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। मीनिंग समझ लेते हैं। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि स्पेस हो जाए काम करने को। देखिए, सबसे पहले है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो कैसे निकलता है। करंट एसेट को अगर हम करंट लाइबिलिटी से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आएगा, करंट रेशियो निकल के आता है। और मैंने बताया था आपको क्विक रेशियो, क्विक रेशियो को ही एसिड टेस्ट रेशियो बोला जाता है, इसमें कन्फ्यूजन मत करना। इसमें आता है क्विक एसेट या लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो ये फॉर्मूला दोनों का सेम रहता है, बस यहाँ पे क्या है, क्विक एसेट आ जाता है ऊपर, वहाँ पे क्या था, करंट एसेट आ रहा था। अब ये क्विक एसेट निकलेगा कैसे, क्विक एसेट को हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे करंट एसेट्स में से हम स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, क्विक एसेट निकल के आ जाएगा। बाकी हम करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्विक रेशियो निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारी क्या होती है, आपको पता है, हमारे डे टू डे एक्टिविटी को इनकर करने के लिए जो हमारे पास कैपिटल होती है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और वर्किंग कैपिटल निकलती कैसे हमारे पास, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। बेसिकली ये आपका फॉर्म होता है बैलेंस शीट का। इस साइड आपको करंट एसेट होती है, इस साइड आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। नीचे आपकी सारी लाइबिलिटी आ जाएगी, फिक्स्ड लाइबिलिटी आ जाएगी, करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, और इस साइड में आपके एसेट आ जाएगी, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट। तो अगर आप इस करंट एसेट्स में से इतना पोर्शन माइनस करते हैं तो यहाँ पे जो बचता है आपका इस साइड में, यहाँ पे जो इक्विटी है या जो भी कैपिटल है आपकी, वो आपकी वर्किंग कैपिटल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब कैलकुलेट करना है हमें वर्किंग कैपिटल, यानी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमें एसेट भी चाहिए और करंट लाइबिलिटी भी चाहिए, तो उसको सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 पॉइंट, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ पहले, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ का फॉर्मूला होता है। तो मैं सीधे सीधे वैल्यू पुट करता हूँ, 3.75 ये हमारा करंट रेशियो है, इक्वल टू हो जाएगा करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये करंट लाइबिलिटी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करंट एसेट इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आया, 3.75 इंटू करंट लाइबिलिटी। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई करंट एसेट की, इसको नोट कर लेंगे। करंट एसेट्स इक्वल टू 3.75 करंट लाइबिलिटी। अब निकालते हैं हम क्विक एसेट का फॉर्मूला, लगाते हैं यानी एसिड टेस्ट का लगाते हैं फॉर्मूला। तो 1.25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्विक एसेट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 1.25 करंट लाइबिलिटी। अब हमारे पास दो चीज़ें निकल के आई हैं, एक तो निकल के आया हमारे पास करंट एसेट, दूसरा निकल के आया है क्विक एसेट। मैंने आपको बताया था इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्विक एसेट में हमारी क्या होती है, स्टॉक को माइनस कर दिया जाता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम करंट एसेट्स में से क्विक एसेट को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, स्टॉक निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, क्विक एसेट इक्वल टू क्या होता है, क्विक एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक होता है। ठीक है ना। अब हमें स्टॉक निकालना है तो क्या करेंगे, हम इस स्टॉक को यहाँ ले आएंगे और इसको वहाँ ले जाएंगे, तो करंट एसेट में से क्विक एसेट हमारा माइनस हो जाएगा। तो स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू दे रखी है और इस मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम स्टॉक निकाल रहे हैं। तो स्टॉक कितना आ जाएगा हमारे पास, स्टॉक बराबर हो जाएगा, हमारी वैल्यू कितनी निकली थी अगर आपने नोट किया हो तो हमारी वैल्यू निकली थी 3.75 करंट लाइबिलिटी, ये निकली थी हमारी
करंट एसेट्स की और माइनस करेंगे इसमें से 1.25 करंट लाइबिलिटी, तो ये निकली थी क्विक एसेट की। तो टोटल हमारे पास क्या निकल के आया, 2.5 करंट लाइबिलिटी। ये हमारी 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटी हमारी स्टॉक की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, 2.5 करंट लाइबिलिटी। अब इसको देखिए क्या निकला हमारा, 2.5 करंट लाइबिलिटी इक्वल टू स्टॉक निकल के आया। अब आपको पता है क्वेश्चन में यहाँ पे स्टॉक गिवन है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 2.5 करंट लाइबिलिटी इक्वल टू स्टॉक की वैल्यू 3,75,000 यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास करंट लाइबिलिटी हमारे पास निकल के आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटी हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 3,75,000 जो हमारा निकला था उसको डिवाइड करेंगे, जो करंट लाइबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई में था, क्या था 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो उसको डिवाइड कर दिया। हमारे पास करंट लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी 1,50,000। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1,50,000 हमारे पास क्या निकल गया, करंट लाइबिलिटी। आप इसको नोट कर लें। उसके बाद हम निकालेंगे, करंट लाइबिलिटी निकल गई, अब निकालेंगे करंट एसेट। करंट एसेट इक्वल टू क्या होता है हमारा, करंट एसेट इक्वल टू होता है हमारा करंट रेशियो इक्वल टू होता है बेसिकली, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी होती है। ये हमें पता है, ये हमें पता है, तो ये निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करंट रेशियो हमारे पास, करंट लाइबिलिटी हमारे पास कितनी निकल के आई थी, 1,50,000 निकल के आई थी। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे करंट रेशियो से जो कि क्वेश्चन में गिवन है 3.75। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट जो निकल के आई 5,62,500, 5,62,500, ये हमारी क्या निकल के आई, करंट एसेट। करंट लाइबिलिटी हमने पहले निकाल दी थी, करंट कितनी आई थी हमारी करंट लाइबिलिटी, हम 1,50,000, और जो करंट एसेट है वो कितनी आई, 5,62,500। अब जब दोनों चीज़ें निकल गई तो हम क्या निकालेंगे इसमें, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट हमारे पास कितनी है, 5,62,500, इसमें से माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटी को जो कि है 1,50,000। तो 1,50,000 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना निकल के आता है। तो इसके बाद अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आता है वो आता है 4,12,500। ठीक है, क्योंकि करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को हमने माइनस किया। करंट एसेट्स एक बार फिर से बता देता हूँ, करंट एसेट हमारे पास आई थी 5,62,500, इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा करंट लाइबिलिटी जो कि निकली थी 1,50,000। तो नेट अमाउंट जो आता है आपके पास वो आता है ऑप्शन नंबर सी, 4,12,500 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सन्डी डेटर्स दिए हैं 15,000 के, बिल्स रिसीवेबल दिए हैं 12,500 के, कैश एट बैंक 17,500, स्टॉक दिया है 15,000, प्रॉफिट 20,000, क्रेडिटर्स दिया है 25,000, बिल्स पेबल दिए हैं 15,000 के, सेल्स 1 लाख की। यहाँ पे पूछा है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, हमने क्या किया था उसमें, एसिड टेस्ट रेशियो को हम क्या करते हैं, क्विक रेशियो भी यहाँ पे बोल देते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब इसमें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे हमारे पास एसेट क्या क्या हैं जो कि क्विक एसेट होने वाली हैं। तो क्विक एसेट हमारे पास सबसे पहले तो सन्ड्री डेटर्स क्विक एसेट में आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हमारा क्विक एसेट में आ जाएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा, कैश एट बैंक भी हमारा, और स्टॉक को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, स्टॉक हमारा बाहर रहेगा। तो इस तरह से हमारे 3 चीज़ें क्या क्या, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, ये तीनें हमारी क्या हैं, क्विक एसेट हैं। और स्टॉक को हम नहीं डालेंगे, प्रॉफिट पे हमें नहीं चाहिए। उसके बाद लाइबिलिटी की बात करते हैं, करंट लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी में करंट ही हमें चाहिए। तो एक हमारा क्रेडिटर्स आ जाता है और बिल्स पेएबल, 2 चीज़ें हमारी इसमें करंट लाइबिलिटी में यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। तो कुल मिला के अब हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्विक रेशियो का, यानी कि क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या है, क्विक एसेट
कितने निकल गया, क्विक एसेट इक्वल टू हो जाएगी 15K हमारा डेटर है, प्लस 12,500 हमारा बिल्स रिसीवेबल है, प्लस 17,500 कैश हमारा है बैंक पे। तो ये तीन चीज़ें अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, क्विक एसेट आ गई, जो कि निकल के आएगी 45,000 हमारे पास क्विक एसेट निकल के आएगी। अब करंट लाइबिलिटी इन दोनों को ऐड करना है हमें, कौन कौन से, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को। तो ये टोटल निकल के 40,000 निकल के आएगा, 40,000। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, रेशियो में डाल देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्विक रेशियो हो जाता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आता है 1.125, ये निकल के आएगा, इस/1 कर देंगे रेशियो में, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 1.125:1। ये हमारा क्या आ गया, क्विक रेशियो आ गया, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन चेंजेस द करंट रेशियो। करंट रेशियो को कौन से ट्रांजेक्शन चेंज करते हैं, इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, ऑप्शन नंबर 2 है प्लांट एक्वायर्ड ऑन अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3 है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑप्शन नंबर 4 हमारा डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी कैपिटल। सबसे पहला ऑप्शन जो है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा हमने एक तो क्या किया, परचेज किया गुड्स को, यानी कि हमारी क्या बढ़ी, स्टॉक हमारा इंक्रीज हुआ। दूसरे साइड हमारा कैश जो है डिक्रीज हुआ, स्टॉक इंक्रीज कैश डिक्रीज, जितने से कैश डिक्रीज उतने से स्टॉक इंक्रीज, तो हमारा नेट जो वैल्यू रहेगी वो नलिफाइड रहेगी। तो इसमें किसी भी प्रकार का हमारा करंट रेशियो में कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं, थर्ड वाला सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर हमने गुड्स को सोल्ड किया क्रेडिट में, तो एक साइड हमारा क्या रहेगा, स्टॉक हमारा कम हो जाएगा, और हमारे दूसरे साइड डेटर हमारे बढ़ जाएंगे। तो दोनों करंट हैं, स्टॉक भी और डेटर भी। तो एक साइड जितने से स्टॉक कम हुआ उतने से डेटर हमारे बढ़ गए, तो इसमें भी हमारा करंट रेशियो में कोई भी यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो इफेक्ट जीरो रहेगा। थर्ड वाला है हमारा डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी कैपिटल। डिवेंचर को कन्वर्ट किया इक्विटी कैपिटल में, तो क्या इसका किसी भी प्रकार का हमारा जो इफेक्ट है वो हमारे करंट रेशियो में पड़ेगा। तो हमारा किसी भी प्रकार का कोई कन्वर्ट यहाँ पे रेशियो में नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश या करंट एसेट यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसका कोई भी प्रभाव हमारा नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बचता है, और यही राइट आंसर भी है। इसमें क्या है, प्लांट एक्वायर्ड ऑन अकाउंट, प्लांट एक्वायर्ड की है, ये प्लांट हमारा क्या रहता है, प्लांट हमारा फिक्स्ड एसेट है, एक हमारा फिक्स्ड एसेट हो गया। एक्वायर किया हमने तो कैश में हमने एक्वायर किया होगा, तो हमने कैश हमारा रिडक्शन हो गया, कैश हमारा रिडक्शन हुआ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक जो हमारा फिक्स्ड एसेट है वो इंक्रीज हुई। तो फिक्स्ड एसेट से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो अगर इसकी जगह करंट एसेट्स हमारे इंक्रीज रहती तो जो इफेक्ट है वो नील रहता। इसलिए यहाँ पे एक हमारी करंट की जो ट्रांजैक्शन है वो है, दूसरी हमारी फिक्स्ड की ट्रांजैक्शन है। तो इस तरह से आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्लांट एक्वायर्ड ऑन अकाउंट, यही हमारे करंट रेशियो को इफेक्ट करेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट द कैपिटल विल बी। बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट, हमारा बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस तरह की हमारी बैलेंस शीट बनती है। यहाँ पे हमारी एसेट होती है, यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी साइड होती है, यहाँ पे हमारी कैपिटल होती है, और यहाँ हमारी लाइबिलिटी होती है नीचे, इसमें पूरी हमारी एसेट होती है, टोटल एसेट। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि टोटल एसेट में कैपिटल के सेंस में पूछा है, तो कैपिटल कैसे निकलेगी, यहाँ पे जो कैपिटल है वो कैसे निकलेगी, जब हम क्या करेंगे, करंट एसेट जो इस साइड राइट साइड में हमारे, इस साइड से हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया के आइटम्स को माइनस करेंगे, तभी तो ये निकलेगा कैपिटल, ये आपकी कैपिटल है। तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट में से ये वाली आइटम ये कहलाती है करंट लाइबिलिटी, तो हम क्या करेंगे, अपनी लाइबिलिटी को, करंट और फिक्स्ड दोनों आ जाएंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो सिर्फ कैपिटल ही हमारे पास बचता है। इन कॉमन साइज बैलेंस शीट एनालिसिस वी इवेल्युएट, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होती है,
कॉमन साइज बैलेंस शीट वो बैलेंस शीट होती है जनरली जिसमें हमें परसेंटेज के टर्म्स में भी यहाँ पे डेटा गिवन होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इस तरह की बैलेंस शीट है और उसमें हमारे पास एसेट भी है, कैपिटल, लाइबिलिटी सब कुछ है, और एसेट को कैटेगराइज किया गया अलग उसमें। जैसे कि हमारे पास प्लांट है, मशीनरी है, तो प्लांट हमारा टोटल एसेट का कितना परसेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। मशीनरी है तो टोटल एसेट का कितना परसेंट है, इसी तरह डेटर है तो वो टोटल एसेट का कितना परसेंट है, तो उसको परसेंटेज के टर्म्स में भी यहाँ पे कॉमन साइज बैलेंस शीट में इंक्लूड किया जाता है। तो उसका एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये है कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसमें आप देख सकते हैं एसेट क्या, देखिए कैश यहाँ पे दिया है 16,000 जो कि टोटल एसेट का 22% यहाँ पे दिया है। उसी तरह से अकाउंट रिसीवेबल का भी यहाँ पे अमाउंट दिया है, साथ ही परसेंटेज भी दिया है, इन्वेंट्री का भी, और इसी तरह सभी का, लाइबिलिटी का भी यहाँ पे दे रखा है। और टोटल यहाँ पे 100%, यानी कि टोटल एसेट हमारे पास जितनी है 72,000 हमारे पास 100% है। उसी बेस पे इनको कैटेगराइज किया गया है कि कैश का कितना पोर्शन है, कितना परसेंट कैश है। तो इस तरह से ये आपका डेटा कॉमन साइज बैलेंस शीट में निकलता है। फिर है 6th क्वेश्चन, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट ड्यू टू परचेजेस। इंक्रीज इन द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू परचेज फिक्स्ड एसेट परचेज करने से हमारा क्या होता है, सोर्सेज ऑफ फंड होता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता है, या यूजेज ऑफ फंड होता है, या नन ऑफ द अबव। तो अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट को हम परचेज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, परचेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ ऑफ फंड करना पड़ेगा। हम अपने फंड का यूज करेंगे तो हमारे पास कैपिटल एसेट एक्वायर होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 7th क्वेश्चन, फॉर द पर्पज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड मीन्स। यहाँ पे बोला है फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का मीनिंग क्या रहता है, टोटल रिसोर्सेज, कैश, बैंक बैलेंसेज, करंट एसेट या वर्किंग कैपिटल। तो करंट यहाँ पे जो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें वर्किंग कैपिटल को ही हम यहाँ पे फंड के तौर पर देखते हैं, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। कैश और जो सारे वर्किंग कैपिटल जो भी हमारे रहता है वो सारा हमारा इस फंड में एज ए फंड हम इसको नाम देते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर 2006-7। नेट प्रॉफिट दिया है 2,40,000, डेप्रिसिएशन दिया 80,000, गुडविल रिटर्न ऑफ है 40,000, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 16,000, और प्रपोज डिविडेंड रुपीज़ 96,000। तो यहाँ पे बोला है आपसे कि द फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लेते हैं। नेट प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, अपने जितने भी हमारी नॉन कैश आइटम है, जैसे कि आपके डेप्रिसिएशन है या गुडविल रिटर्न ऑफ है, या जितने भी हमारे लॉसेस हैं, सबको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में दो चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो लाइबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज करती है तो हम उसको प्लस करते हैं, क्योंकि इंक्रीज इन द सेंस लाइबिलिटी इंक्रीज मतलब हमारे पास पैसा आएगा, हमने कहीं से डेट लिया है तो हमारी लाइबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए हम इसको प्लस करेंगे अपने कैपिटल में जो हमारे हैं। और अगर हमारी ऑन दी अदर हैंड हमारी एसेट यहाँ पे माइनस होती है, तो एसेट हमारी प्लस होती है तो इसको माइनस करेंगे। लाइबिलिटी अगर प्लस होगी तो इसको, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो इसको प्लस करेंगे, एसेट अगर इंक्रीज होगी तो इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे डेटा क्या क्या दिया है, नेट प्रॉफिट का डेटा दिया है। नेट प्रॉफिट कितना दिया है हमारे पास, 2,40,000 दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2,40,000 हमारा नेट प्रॉफिट है। उसके बाद हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 80,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फिर हम 40,000 का जो गुडविल रिटर्न ऑफ है उसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा गुडविल रिटर्न ऑफ कर दिया है। तो ये टोटल हमारे पास कितना निकल के आया, ये टोटल अगर हम तीनों को एडिशन करते हैं तो हमारे पास नेट वैल्यू निकलती है 3,60,000, ये हमारे पास निकल के आएगा। उसके बाद बोला है फिक्स्ड एसेट, और इस पे क्या हुआ है, गेन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट होता है हम उसको माइनस करते हैं, अगर लॉसेस होते हैं तो उसको प्लस करते हैं। तो हमारे पास कितना निकल के आया था, टोटल वैल्यू निकल के आई थी 3,60,000। उसमें से इसने बोला है कि 16,000 का हमें क्या है, गेन हो गया, तो 16,000 को फिर से हमें लेस करना है और 3,44,000 हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। अब एक और चीज़ इसने दी है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड RS 96,000 का दिया है।
अगर प्रपोज डिविडेंड का यहाँ पे केस क्लियर कट दिया रहता कि अगर इतने को देना है, इतने टाइम पीरियड पे देना है, तो उसका अलग ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है क्वेश्चन में कि प्रपोज डिविडेंड का करना क्या है, तो इस केस में आप सीधे सीधे उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड हम ये मान के चलते हैं कि अगर उसको प्रपोज कर दिया है तो उसको इस एजीएम में आपको डिवाइड करना ही करना पड़ेगा इस डिविडेंड को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 96,000 को भी हम माइनस करेंगे, किसमें से 3,44,000 जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी, उसमें से हम अपने 96,000 को भी यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास नेट वैल्यू जो निकल के आती है वो हमारा कहलाएगा क्या, फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमारा आ जाएगा 2,48,000। ठीक है, ये हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे किया एक बार फिर से आपको बता देता हूँ दोबारा से। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट लिया, नेट प्रॉफिट लेने के बाद हम क्या करेंगे, गुडविल को प्लस करेंगे। नॉन कैश आइटम है हमारा, गुडविल को हमने प्लस कर दिया, 40,000 का गुडविल था, हमने वो प्लस कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, गुडविल रिटर्न ऑफ भी हमारा प्लस होगा, साथ ही हमारा डेप्रिसिएशन भी है, डेप्रिसिएशन भी हमारा नॉन कैश है, तो उसको भी 80,000 हमने फिर से इसमें से प्लस कर दिया नेट प्रॉफिट में। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए हम इसको माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे लॉस हुआ रहता तो हम इसको प्लस करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की एडजस्टमेंट नहीं दी गई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने बता दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के केस में कि अगर लायबिलिटी आपकी इंक्रीज करे तो उसको आपको प्लस करना है, अगर आपके एसेट इंक्रीज करे तो उसको माइनस करना है। ठीक है, वाइस वर्सा हो जाएगा। उसके बाद डिविडेंड की बात आती है, डिविडेंड प्रपोज्ड है, प्रपोज डिविडेंड है, यानी कि बताया गया कि इतना डिविडेंड हमारे एजीएम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो करना ही करना है। 96,000 हमारा फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा नेट वैल्यू निकल के आएगी। और इसका जो सेंस है, इसका जो लॉजिक है, ये माइनस क्यों किया जाता है नॉन कैश आइटम, क्योंकि फंड में हम क्या करते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं ना, तो इसमें हम किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन में आपको क्या लगता है किसी प्रकार का कोई आउटफ्लो है क्या, ये एक तरह से लॉस है क्योंकि डेप्रिशिएट हो रही वैल्यू, लेकिन ये किसी तरह का आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो नहीं है, तो इसके लिए हम इसको वापस ऐड ऑन करना पड़ता है हमें अपने प्रॉफिट में। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, ए वैकेंसी कॉज्ड बाय द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर इज फिल्ड ओनली बाय द, क्या होता है कि ऑडिटर को हम अपॉइंट करते हैं लेकिन कुछ कॉजेज रह जाते हैं जिससे कि हमारा ऑडिटर रिजाइन करके चला जाता है, तो अगर ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया तो उस केस में हमारी जो नेक्स्ट ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर या मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी है, जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, यानी कि एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में इसको हम नया ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे, जिसमें सभी शेयर होल्डर्स की हमारी भागीदारी रहेगी। 10th क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड होल्ड्स ऑफिस, फर्स्ट ऑडिटर जब अपॉइंट किया जाता है, इसके ऑडिटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं डिस्कस और फिर से कर रहे हैं। ऑडिटर को जब फर्स्ट बार अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, तो उसमें भी शेयर होल्डर उसको अपॉइंट करता है, और उसके बाद उसमें मैंने एक केस और बताया था, अगर क्रेडिटर और शेयर होल्डर दोनों में से अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस केस में क्या रहता है। यहाँ पे पूछा है कि ऑडिटर जो फर्स्ट ऑडिटर है उसको अपॉइंट कर दिया तो वो कब तक अपने ऑफिस को होल्ड करता है, तो इसका राइट आंसर है हमारा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करता है, उसके बाद की आगे की कार्रवाई की जाती है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, हमारे पास दो तरह के ऑडिटिंग बेसिकली होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट। मैं बहुत डीपली इस पर चर्चा कर चुका हूँ पहले भी वीडियोस में, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है। तो इंटरनल ऑडिटर की कौन अपॉइंट कर सकता है, तो इंटरनल ऑडिटर हमारा बेसिक सी बात है, हमारा कौन करेगा, मैनेजमेंट इसको अपॉइंट करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल के केस में तो शेयर होल्डर हमारे अपॉइंट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडिटर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द फॉलोइंग इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, यहाँ पे जो ऑडिटिंग का काम रहता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में यहाँ पे किया जाता है, तो इसका आपको सीक्वेंस बताना है, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद की सेकंड स्टेप क्या होता है, और फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या किया जाता है। तो इसमें 3 स्टेप दिए हैं, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, बाउचिंग ट्रांजेक्शन, चेकिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे किया जाता है हमारा
बाउचिंग का काम, बाउचिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि बाउचर्स इज़ द बैकबोन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन हम कहते हैं। तो इसमें हमें बाउचर्स को देखना होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, बाउचिंग आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन में डिफरेंस क्या रहता है, वेरिफिकेशन हमारा चेक करता है एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड टाइटल को, ठीक है, वेरीफाई करता है कि ये इससे रिलेटेड है या नहीं है, या किसी और की कोई एसेट है उसका वैल्यूएशन तो नहीं कराया जा रहा है, उसके एसेट को अपनी एसेट तो नहीं दिखाया जा रहा है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करना पड़ता है, तो उसके बाद वेरीफाई करना पड़ता है। और लास्ट वन इज वैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद वैल्यूएशन में चेक किया जाता है कि उसकी वैल्यू राइट है या नहीं है, जो वैल्यू उसकी बुक्स में गिवन है वो राइट है या नहीं है, तो वो वैल्यू चेक की जाती है। तो इस तरह से इसका सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 2 1 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज मस्ट होल्ड ए स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब यहाँ पे समझना जरूरी है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग होती क्या है। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट कंपनी या जिसको हम पब्लिक कंपनी बोल देते हैं, वो कंपनी यहाँ पे फॉर्म होती है तो एक स्टैट्यूटरी मीटिंग रखी जाती है, और वो लाइफ टाइम एक ही यहाँ पे कंडक्ट होती है। जैसे हमारा एजीएम रहता है, एजीएम हमारी हर साल रखी जाती है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग, एज इट नेम सजेस्ट एनुअल। तो यहाँ पे एक साल में एक बार इसको कंडक्ट किया जाता है, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि शेयर होल्डर के कितना डिविडेंड यहाँ पे बेसिकली उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या इस तरह से, ठीक है। तो लेकिन स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या रहती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग बेसिकली कौन करता है, पहले इसके देख लेते हैं। इसको करता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसको इस मीटिंग को होल्ड करती है, और इसको लाइफ टाइम एक ही बार यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, और इसमें वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं, कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स और ये सब चीज़ों से रूबरू कराया जाता है। तो यही हमारी स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, और ये पब्लिक लिमिटेड के केस में यहाँ पे होती है, और एक बार ही यहाँ पे कंडक्ट होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। When 3 शुगर मिल्स कंबाइंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, यहाँ पे बोला 3 शुगर मिल, यानी कि तीनों क्या है, सेम शुगर मिल है, यानी कि तीनों से शुगर निकलती है, शुगर मिल है 3 के 3। तो अगर ये कंबाइन हो जाती है, ये अपने बिजनेस को कंबाइन कर लें, तो वो किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, डायगोनल होता है, या नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे मैंने पहले भी क्वेश्चन कराए थे, शायद पिछले क्वेश्चन में सीमेंट का क्वेश्चन था, सीमेंट इंडस्ट्री का। उसमें कहा गया था कि 2 सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ पे कंबाइन हो जाए तो किस तरह का वहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो सेम एज यहाँ पे भी है कि आपका जो शुगर मिल है वो कंबाइन हो जा रही है। तो अगर सेम सेम मिल, सेम सेम बिजनेस यहाँ पे कंबाइन होती हैं, तो हमारा हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन होता है। इसको ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, यहाँ पे 3 तरह के कॉम्बिनेशन मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ताकि क्वेश्चन में अगर ये ना पूछे जाए तो आप कर सको। यहाँ पे 3 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक तो होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, और तीसरा होता है कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट होता है। वर्टिकल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे एक सप्लाई चेन पे काम होता है, यानी कि स्टेजेस पे काम होता है। फॉर एग्जांपल, एक जो रिपेयर्स, जो व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करती है, एक कंपनी उसके पार्ट्स बनाती है, दूसरी कंपनी उसके जो हैं एक जैसे टायर्स बनाती है, दूसरे उसके जो स्टीयरिंग है उसका काम करती है। अगर दोनों कंबाइन हो जाएं तो वो पूरी गाड़ी को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या होता है, वर्टिकल कॉम्बिनेशन होता है, जो एक स्टेजेस पे काम करते हैं, अलग अलग स्टेजेस पे। हॉरिजॉन्टल होता है सेम बिजनेस पे काम करना, जैसे जो बिजनेस अभी यहाँ पे ऑटोमोबाइल का बिजनेस है तो दूसरा भी ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हमारा हॉरिजॉन्टल। कॉन्ग्लोमेरेट कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पर अनरिलेटेड, टोटली अनरिलेटेड बिजनेस कॉम्बिनेशन एक हो जाती है। उसमें जैसे कि हमारा एक सीमेंट का है और दूसरा चीनी मिल का है, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री हैं। अगर ये 2 मिल जाती हैं, इसको कॉन्ग्लोमेरेट बोला जाता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे तीनों शुगर मिल की बात करी है, कोई अगर अदर यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम वॉज अडोप्टेड डेवलप इन। यहाँ पे बोला है फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे कब डेवलप किया गया था, तो वो किया था हमारा 1940 में। क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर के सवाल भी यहाँ पे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि लेखा लिपिक के एग्जाम में देखा गया था, काफ़ी यहाँ पे 15 to 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर्स अवेयरनेस के यहाँ पे पूछे गए थे। तो यहाँ पे ये नॉलेज जरूरी होनी है कि पहला कंप्यूटर जो है 1940 के अंदर यहाँ पे डेवलप किया गया था। सो गाइज, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, एंड
आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम। ओके गाइस, सो ये थे हमारे क्वेश्चन, इसको देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय।